मैं एक दिन आइए बैठिए। थैंक्स सर। बताइए अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम पंकज कुमार है। मैंने बीएससी की है और फिर प्राचीन इतिहास विषय से हमने मास्टर्स किए। वर्तमान में मैं राजस्व लेखपाल के पद पे कार्यरत हूँ। कहाँ कार्यरत हैं आप? सर प्रयागराज में, नैनी प्रयागराज में कुराव तहसील। कुराव तहसील में आप मिलते हैं। क्या काम होते हैं राजस्व लेखपाल के? सर राजस्व लेखपाल के कई कार्य होते हैं, जिसमें मुख्यतः राजस्व भूमि से संबंधित रिकॉर्ड्स को संभालना, उन्हें अपडेट करना समय के साथ, और राजस्व विवादों को, जो भूमि संबंधित विवाद हैं, उनका निपटान करना और उसकी रिपोर्ट अपने उच्चस्थ अधिकारियों से उस विवादों से अवगत कराना, ये उनके मुख्य कार्य होते हैं। और वर्तमान में जैसे एसआईआर के कार्य, अन्य कार्यों में भी संलिप्तता होती है। आए दिन अखबारों में निकलता रहता है, हम लोग पढ़ते हैं कि ए की जमीन बी को, बी की जमीन सी को, सी की जमीन डी को, या फिर ग्राम सभा की जो जमीन है वो किसी को बेच दिया या बेच देने में मदद किया लेखपाल ने। आप तो नजदीक से देख रहे हैं, मतलब हम लोग जानकारी चाहते हैं कि ये क्या सच है। आप तो वहीं पर बैठे हुए, आप चीजों को देख रहे हैं। सर अभी हमें 2 साल हो रहा है इस पद पे कार्य हुए। अभी हमने इस प्रकार की घटनाएं हमने अपने ये अभी इस समय में हमने ये अवगत नहीं हुए हैं। नहीं, हमको लगता है कि आपके पास इस तरह की चीजें आती होगी, दबाव कभी ग्राम प्रधान का, कभी जो है। जी सर, ये दबाव हमने बीच में कभी अनुभव किया है। इससे हो सकता है आपके कोई उच्च अधिकारी भी आपसे बोलते हो जी, ये ऐसे कर दीजिए आप। कुछ आया आपके संज्ञान में? नहीं सर, अभी इस उच्चस्थ अधिकारियों का इस तरह से दबाव इस विषय को लेकर पब्लिक के बीच में से आया? पब्लिक के बीच से? जी सर। ग्राम प्रधान और इन सब का आता होगा? जी सर, नॉर्मल पब्लिक विशेषकर। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है? जी सर। तो आप तो यमुना पार में हैं और इधर गंगा पार में एक तहसील है शौराव। जी सर। तो आज की ताजा खबर अखबारों में छपी है कि शौराव के लेखपाल ने 1 लाख रुपए घूस लेते हुए कल रंगे हाथ पकड़ा गया। पढ़ा आपने इस खबर? जी सर, अभी हमने इसको अभी नीचे बैठे तो उसमें भी मैंने इसका आपका बैचमेट ही है कि सीनियर है? नहीं सर, सीनियर्स हैं। कितना सीनियर है आपसे? सर वो 2016 बैच के हैं और मैं 2023 बैच का हूँ। 16 और 23, 4 3 7। 5-7 साल बाद आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर वहीं रह गए तो। नहीं सर, हम अपने कर्तव्यों का जो हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया है, उनका पूरी निर्वहन के साथ हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें हम लिप्त न हो। ठीक है, हम लोग भी यही चाहते हैं। आपको शुभकामना। धन्यवाद सर। और ये भी शुभकामना कि आप डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहते हैं ना? जी सर। पहला प्रेफरेंस तो वही होगा? जी सर। दूसरा? सर ARTO। जी सर। देखिए वही हम लोग दिख रहा है कि मतलब आपकी लाइन तो वही है। डिप्टी एसपी ने चाह करके आप ARTO बनना चाहते हैं? नहीं सर, फिजिकल रीजन को, हाइट को लेकर के थोड़ी समस्या है। हमारी हाइट उस मापदंड को आप समझ तो रहे थे ना हम क्या कहना चाहते हैं? जी सर, समझ रहे हैं। चलिए, कुछ एक अपनी क्वालिटी बताइए जो डिप्टी कलेक्टर में पाई जाती है। आप तो नजदीक से देख रहे हैं। जी सर, मैं वर्तमान जिस हिसाब से अपने सेवा राजस्व लेखपाल पद पे कार्यरत हूँ, ट्रेनिंग के दौरान भी कई प्रकार की बताया गया, लेकिन मैं समझता हूँ सर, मैं उस दौरान इसके क्रियान्वयन में हमने ये पाया कि मैं किसी भी प्रकार के जो नियम विरुद्ध जो वर्क हो रहे हैं, जो ग्रामीण स्तर पे या तो उसको लेकर के मैं सत्यनिष्ठ रहने का पूरा प्रयास किया और मैंने वस्तुनिष्ठता के साथ अपना मतलब किसी भी प्रकार के वर्क को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, कुछ एक अपनी वीकनेस बता दीजिए। सर मैं कभी कभी किसी
चीज को लेकर के जैसे कोई समस्या, तो इस आधार पे मैं कभी कभी भावुकता एक मेरी थोड़ा कमी रही हुई। ठीक। और मैं सर क्रोध को लेकर के काफी मतलब किसी यदि गलत वर्ग को देखता हूँ तो मुझे क्रोध आता है, ये भी मैं समझता हूँ सर थोड़ी सी। ठीक सर। लैंड रेवेन्यू एक्ट देखा है? जी सर। लेखपाल का बेसिकली काम क्या होता है? ऐसा उनके पास कौन सा अधिकार है कि लोग उनको 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपए दे के कौन सा काम होता है? बेसिकली जो है प्राइमरी ड्यूटी क्या है लेखपाल की? प्राइमरी ड्यूटी फील्ड में रह करके भूमि संबंधित विवादों और जो जमीनी कागजात हैं जैसे खसरा खतौनी, इन सब का मेंटेनेंस करना और उसे समय के साथ उसको अपडेट करना, इसका मूल काम होता है। मतलब रिकॉर्ड कीपर है ना जो है? जी सर। लेखपाल मतलब जो है ही कीप्स द रिकॉर्ड रिलेटिंग टू लैंड जो है, हैं? कितने तरह लैंड्स को आप कितनी कैटेगरी में बांट के रखते हैं जो है? सर लैंड को मुख्यतः 2 कैटेगरी में बांट के देखते हैं। एक होता है सर संक्रमणीय भूमि होती है लैंड, और एक होती है सर असंक्रमणीय। और संक्रमणीय भूमि ये 2 तरह के हम मैक्सिमम देखते हैं। और भी यदि इसको कैटेगराइज किया जाए तो इसमें सार्वजनिक भूमि भी आती है अन्य भूमियों में, जिसका मुख्य इसका रिकॉर्ड रखना लेखपाल का, उसका नाम जो करना लेखपाल का बताइए। जो सार्वजनिक भूमि है तो उसी में गड़बड़ी करते हैं ज्यादा। सार्वजनिक भूमि को किसी के नाम कर देते हैं। भाई ये समझ में नहीं आता कि भाई ये कौन सा काम कर देते हैं। कोई डिसीजन मेकिंग पावर तो ऐसा सच है नहीं जो है। बेसिकली रिकॉर्ड में सिवाय हेरा फेरी करने के कि उनका नाम कि उनका बदल दिया, ये कर दिया। और जो संक्रमणीय आप कह रहे हैं, कितने तरह के कैटेगरी हैं जो हैं जोतदारों की या जो लैंड ओनर्स हैं। लैंड ओनर कोई होता है कि सब किराएदार हैं? अब जो नहीं सर, लैंड ओनर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं। आपने एक नाम सुना है डेट ऑफ वेस्टिंग? जमींदारी अबॉलिशन हुआ है? जी सर। कब हुआ है जमींदारी अबॉलिशन? सर 1951 में। तो कोई ओनरशिप राज्य के पास है कि लोगों के पास है? आप गांव से संबंध रखते हैं? जी सर। जमीन है आपके पास? नहीं सर। जिसके पास जमीन होती है वो किराएदार है उसका। आप तो वो आप ही, यही काम है आपका। तो उसका नाम जो है जो दर्ज करते हैं तो भूस्वामी लिखते हैं वहां, उसमें क्या लिखते हैं? सर हम मैक्सिमम सर खतौनी का हमने अवलोकन किया है ज्यादातर, तो हम उसमें संक्रमणीय भूमि दर के खाते में दर्ज है, इस टाइप से वर्ड मिलता है। लेकिन आप तक ये सोचे नहीं कि ये क्या होता है। संक्रमणित तो कुछ दूसरा अर्थ निकल जाएगा। संक्रमण की अंग्रेजी नहीं समझते? सॉरी सर। भाई आप उस पद पर, यही काम है आपका। जी सर। उस भूमिधर जो है, संक्रमण का मतलब है विथ ट्रांसफरेबल राइट। जी सर। सबसे उच्च कोट की जमीन वही होती है। नॉन ट्रांस भूमिधर जो है 2 कैटेगरी कर दी गई है। पहले कितनी थी जो है शुरू में? सर शुरू में सर अनुमान लगाना चाहिए। अब देख लीजिए जो है, अब आप वही बेसिकली लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वही बताता है लेखपाल से लेकर के कलेक्टर तक का जो है। हाँ, कि किसके क्या क्या काम है। चलिए ठीक है मैडम। लेखपाल के हैं आप। जैसे मुझे पता है कि इलाहाबाद क्या कई जगहों पे रियल एस्टेट के नाम पे लोग किसानों से बड़ी सी लैंड लेकर के और बेचते हैं, तो उसकी खसरा खतौनी और सारा काम आप देखते हैं। जी। तो कैसे पता चलता है कि वो लैंड पूरी तरह से उन्होंने खरीद ली है, किसान को उसके पूरे पैसे दे दिए गए? कई बार ऐसा सुनने में आया है कि वो फ्रॉड होता है, कई बार ऐसा होता है किसान को पैसे नहीं मिले होते हैं। तो आप उसका कैसे माप तौल करते हैं? किस तरह से आप उसका वो देखते हैं? आपने बोला कि आपके ड्यूटीज में सत्य निष्ठा आता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन बहुत है इसमें। मैम चूंकि अभी 2 साल हो रहे हैं मुझे इस कार्य को करते हुए, तो मैंने अभी ऐसे मामले सुने हैं, लेकिन जहां मैं कार्यरत हूं ऐसे अभी किसी प्रकार के घटनाएं नहीं देखने को मिली है। और मैम मैं भी अभी इस प्रकार के फेस नहीं किया हूँ।
अगर कभी आता है, आप डिप्टी कलेक्टर हो गए, तो आप किस तरह से इसको सुलझा पाएंगे? मैम ऐसे सिचुएशंस में मैं पहले उनके रिकॉर्ड्स को भली भांति अवलोकन करूंगा कि किस हिसाब से जो मुख्य अभिलेख होते हैं, जैसे उनका बैनामा जो हुआ है वो कि नहीं हुआ है, कैसी भूमि है, यदि वो कहीं धारा 67 की भूमि तो नहीं है, धारा 24 तो उसकी फंदी तो नहीं हुई है, और किस प्रकार से उसमें रिकॉर्ड उसमें अभिलेख में दर्ज है। यदि हम पाते हैं कि हाँ किसी प्रकार की इसमें गलतियां या त्रुटियां पाई गई हैं, तो इस आधार पे हम कानून सम्मत रहते हुए इसको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। क्या है धारा 63? धारा 67 धारा 67 क्या है? मैम धारा 67 किसी भी सार्वजनिक जो भूमि होती है, सार्वजनिक भूमि पे यदि किसी ने अधिकृत किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में उसको बेदखली का आदेश जो होता है वो धारा 67 के थ्रू किया जाता है। अच्छा, गुड। आप यूपीएससी का कर रहे हैं, तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? कल ही मैंने ये वीडियो सुना, इसलिए मैंने सोचा ये पूछूं आपसे, इंडिया का फुल फॉर्म। सॉरी मैम। चल ठीक। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर दैनिक जागरण भी। एडिटर कौन है दैनिक जागरण के? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। आज कौन सी खबर आपने पढ़ी है? सर SIR के संदर्भ में फॉर्म 6 भरवाने संबंधित जो प्रोग्रेस है उसके विषय में सर पढ़ा है। और क्या पढ़ा आपने? और सर ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो अभी वहाँ जापान दौरे पे भी गए हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है। और सर जो नाली व्यवस्था है, किस हिसाब से यहाँ पे कचरे का माहौल, थोड़ा सा ये जो समस्याएं हैं इसको लेकर के उसके निपटान संबंधित कुछ तथ्य पढ़े। कचरा निपटान? जी, ये विशेषकर प्रयागराज में जो हमने अखबारों में देखा, तो कई जगह जो सीवर की समस्या, ये सब जो कचरा ये देख। नहीं, आपने याद दिला दिया। एक शब्द कहीं लिखा मिलता, ई परिशिष्ट। जी जी, इसी कचरा निपटान संबंधित है, क्या मतलब उसका? सर ई परिशिष्ट मुख्यतः यह जो कचरा निपटान प्रणाली है, इसको मुख्यतः तकनीकी से जोड़ करके उसको निपटान करने की एक प्रक्रिया है। इसमें कई टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं, जिसके आधार पे हम परफेक्टली बहुत बुनियादी स्तर से हम उसको इस प्रबंधन को टेक्नोलॉजी का नाम पता है आपको? जी सर। आप बोला कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ एक टेक्नोलॉजी का नाम? जी, हमने कुंभ मेला में एज अ लाइजनिंग ऑफिसर के तौर पे सर हमने यहाँ पे देखा है, कुंभ मेला के दौरान जो गंगा नदी की जो गंदगी है वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मशीनों के माध्यम से उसको रिफाइन किया जा रहा था। तो सर ऐसी टेक्नोलॉजी को हमने वहाँ पे उपस्थित होकर प्रत्यक्ष रूप से टेक्नोलॉजी का नाम हम स्पेसिफिक जानना चाहते हैं। सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। SIR की बात आपने की, फॉर्म 6 क्या है? सर फॉर्म 6 जो है वो मतदाता सूची में जो अभी नए 18 साल के जो एज के नए मतदाता हो रहे हैं, उनको फॉर्म 6 भरवा के उन्हें जोड़ने की जो मतदाता सूची में जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इन्हीं के माध्यम से, इसी के माध्यम फॉर्म 6 के माध्यम से भरवा के ही जोड़ा जाए। मतलब जो लोग वोटर नहीं बने हैं अभी तक, जी, और एज उनकी 18 साल हो गई है, 18 साल हो गई, वो अक्टूबर तक यदि 18 साल होती है तब भी उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। तो फॉर्म 6 कब तक आप लोग भरवाएंगे? फॉर्म 6 सर अभी निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए गाइडलाइन बढ़ा दी है, तो उसमें सर अभी अप्रैल तक के लिए बोला गया है। अप्रैल तक चले गई है। ठीक है। मुख्यमंत्री जी जापान में हैं,
सिंगापुर की यात्रा उनकी पूरी हो गई। जी क्या उपलब्धि रही सिंगापुर 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री जी गए थे? सर, मुख्यमंत्री जी सिंगापुर यात्रा के दौरान कई मुद्दों पे लेकर के समझौते हुए, और जिसमें आर्थिक जो मुद्दे हैं, और जिसमें ये जेवर एयरपोर्ट है सर, यहाँ पे जो कैटरिंग प्रणाली है इसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वहाँ कई कंपनियों जो वहाँ कैटरिंग प्रणाली क्या है सर, वहाँ पे जो सब खाने की जो वहाँ पे जो कैटरिंग का काम जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि ससुलभ और गुणवत्तापूर्ण उनको भोजन उपलब्ध हो सके। तो जापान सिंगापुर गए मुख्यमंत्री जी केवल ये नहीं सर, कैंटीन की और भी व्यवस्था ठीक हो जाए जेवर एयरपोर्ट में, बस इसके लिए? नहीं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के उन्होंने यहाँ पे चलिए, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है सिंगापुर से? सर आई थिंक सर 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। जी सर। एमओयू पर साइन हो गया कि अभी बाकी है? ये होता क्या है ये एमओयू? सर, समझौते की जो प्रक्रिया होती है वो कानूनी रूप से एमयू के हस्ताक्षर से संपन्न होती है। अच्छा, क्या फायदा होगा भारत को? सर, इससे भारत में अधिक से अधिक निवेश होगा, और ये तो निवेश से क्या फायदे हाँ, होंगे? ये निवेश से सर यहाँ पे जो वहाँ की कंपनियां हैं यहाँ पे जब इन्वेस्ट करेगी तो यहाँ पे जो लोकल्स है, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पे जो उत्पादन है, जो प्रोडक्टिविटी है सर, वहाँ पे काफी इसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, जिससे जीडीपी में भी ग्रोथ देखने को सर ठीक है। शुभकामना, जा सकते हैं। धन्यवाद सर। बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू? सर, इंटरव्यू ठीक थे, लेकिन कुछ कमियां देखने को मिली है। क्या कमियां हैं? थोड़ा सर कुछ शब्द रिपीट हो जा रहे थे, क्लियरिटी थोड़ा सा कम हो रही थी, कुछ शब्द और सर कुछ बेसिक जो राजस्व लेखपाल के जो उसमें थोड़ी कमी दिखी है, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं हुई, इस कारण का। देखो, उसी में कमी नहीं रहनी चाहिए। आप लेखपाल हैं और बोर्ड का, जैसे अब सभी ने उस पर कुछ न कुछ बात आपसे की, हो सकता है वहां भी ऐसी बात करें सब लोग, तो उस पर तो बहुत ठीक से आप प्रिपेयर हो लीजिए। आपके पास टाइम लिखोगे, आपको भले 2 साल हुआ तो आप ऐसे उसमें एक्सपर्ट हो जाइए जिससे आपकी 10 साल की नौकरी होगी। ऐसे पूरा प्रयास है। हाँ, और बाकी जो प्रश्न ना है उसमें सीधे सॉरी बोलिए। सारे प्रश्नों का जवाब देने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये घातक है जी। कुछ एक प्रश्नों में सारी बोलिए, वो भी उत्तर देने जैसा होता, अच्छा माना जाता है। कुछ एक सवालों का अच्छा जवाब देकर के आप अच्छा अंक पा सकते हैं, तो सारे सवालों का गड्ढमड उत्तर देकर के आप गड़बड़ करेंगे। कोई भी करता है, इससे बचिए। अभिवादन जैसे आप हाथ जोड़ते भी नहीं जोड़ते, ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं जल्दी से। अभिवादन कीजिए तो कॉन्फिडेंस के साथ रुक करके, थम करके नमस्ते करना है, दोनों हाथ जोड़ करके करिए। एक बार में सभी को करना, अलग अलग नहीं करना। जैसे पहला मॉक है, कभी इंटरव्यू दिए तब ये इसीलिए आपको सलाह दी जा रही है, अगले मॉक में इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार में हाथ जोड़ करके करिए। अगर नमस्ते करते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं तो अलग मामला है, उसमें एक ही बार में करना है सबको। सर, प्रणाम शब्द का यूज कर ना, प्रणाम मत करिए, नमस्कार मत करिए। अच्छा, गुड मॉर्निंग। अगर हिंदी में तो नमस्ते सबसे अच्छा है। अच्छा, नमस्ते। आपकी आदत किस में है? सर, राजस्व लेखपाल के दौरान जो अधीन उच्चस्थ अधिकारी है तो प्रणाम ज्यादा यूज किया। ना, यहाँ वो तो आपके बॉस हैं। यहाँ जो लोग बैठे रहेंगे आपके बॉस नहीं है। ये लोग सुटेबल कैंडिडेट चुनने के लिए बैठे हुए, ये लोग सरकार के एजेंट हैं कह लीजिए। लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी दी गई है कि आप सुटेबल कैंडिडेट हमको चुन करके दीजिए। तो आप वहाँ आधी चेयर में नहीं बैठेंगे, जैसे अपने बॉस के सामने आप बैठते ही नहीं, टेक के बैठते हैं, टेक के बैठते हैं। पूरी चेयर में बैठिए पीछे तक। हाँ, दोनों पैर जमीन को टच करें, और थोड़ा गैप कम करिए, और थोड़ा सा हाथ पीछे ले जाइए।
नहीं थोड़ा और आगे कर लीजिए, तो घुटने पर न रहे, बस घुटने से थोड़ा पीछे, तो सीधा बैठिए, ऐसे बैठ करके बातचीत करिए पूरी चेयर में कॉन्फिडेंस के साथ। वहां जो लोग बैठे हुए हैं मतलब उनके आप सबऑर्डिनेट नहीं, आप डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए गए हुए हैं, अपने आप को प्रूव करना है कि हम सुटेबल कैंडिडेट। जो आता है जवाब दीजिए, जो नहीं आता उसमें सारी बोलिए, बिना गिल्ट पाले। सारी बोलने से कुछ खराब नहीं होगा, ठीक है। ये अभिवादन पूरे बोर्ड के एक बार में कीजिए। अगर हाथ जोड़ के करना चाहते नमस्ते, दोनों हाथ पूरा जोड़िए ठीक से, और कुछ सेकंड आप जोड़े रखिए, नहीं लोग देख तो ले कि आपने जोड़ा है, आप जोड़े कैसे कर देते, ये नहीं करना। ये सभी को इस प्रकार से करे कि एक बार यूं ऐसे करना ही नहीं, ये तो झुकना ही अच्छा। लगती है ये करना, एक बार केवल बस आप, हाँ एक बार होगी, इतना नहीं झुकना चाहिए जितना आपका झुक रहा है, हल्का सा झुकना चाहिए, शरीर न झुके, केवल सिर झुके एक बार, अलग अलग सबको नहीं। अगर कोई महिला सदस्य उनको चाहे तो आप अलग से फिर से कर सकते हैं, पहले नहीं। ऐसे जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो जाते समय पूरे बोर्ड को एक बार भी थैंक यू बोलिए, हाथ नहीं जोड़ना है, तो थैंक यू बोलिए, तो फिर जीत वाला भाव लेकर के जाइए। सवाल को उत्तर आए चाहे ना आए, मतलब हार जैसा नहीं दिखाई पड़ना चाहिए हमारे आपके चेहरे पर ये। और दूसरी बात कि सारे आंसर में आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा देने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रेंथ बताए तो, वीकनेस बताए तो, कहीं तो आपको रुकना चाहिए ना, टू द पॉइंट उत्तर दीजिए, ब्रीफ करिए। ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे बोर्ड, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब 3 4 5 सवाल में उलझा देंगे तो उसको मजा नहीं आएगा, पर्सनालिटी असेस ही नहीं कर पाएगा उसमें, तो क्या नंबर देगा आपको, दूसरे कैंडिडेट के बारे में सोचने लगेगा, है ना। तो ब्रीफ आंसर दीजिए, खत्म करिए। ये हो गया। सिटिंग पोस्चर आपको हमने बता ही दिया, और आपके पास टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, और जो ये मुद्दे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इस पे अपनी समझ बनाइए, टू द पॉइंट उत्तर दीजिए। इतना कर लीजिए तो अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपको तो नर्वस होना ही नहीं, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आप तो ऑलरेडी लेखपाल हैं, बहुत सारे बच्चे एकदम अनएम्प्लॉयड हैं, है ना। तो डरिए नहीं, आराम से इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। शुभकामना। हिलिए डुलिएगा नहीं, शरीर हुई सब आपकी हिलती डुलती है, ये प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा हाथ उठ जाता है, हाँ आदत पड़ी है सर। नहीं तो आदत खत्म करिए, अभी आपके पास टाइम, 5 नंबर कम से कम बढ़ जाएगा आपको, है ना। ठीक है, शुभकामना। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।